अब जो है 5वां चैप्टर है संघीय प्रणाली, आप लोगों के सिलेबस में है। तो भाग नंबर 5 में दिया गया है यूनियन। क्या दिया गया है जी? यूनियन। संविधान के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 5, कौन सा पार्ट है? भाग नंबर 5 में, भाग नंबर 5 का नाम क्या है? संघ, यूनियन। उसमें कुल अनुच्छेद कितने हैं? वैसे हैं तो लगभग 101, लेकिन हम संख्या के अनुसार देखा जाए तो टोटल आर्टिकल्स की संख्या है कितनी? 99। कितने जी? आर्टिकल की संख्या 99 है। हमारा जो संविधान है उसका यूनियन जो भाग है ये सबसे बड़ा भाग है। पहली बात, ये संविधान जो है सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। इस संघ में कुल कितने अध्याय हैं? जिस तरीके से ये तो एक पार्ट हो गया ना, मैंने पहले ही बताया था, जो पूरा संविधान है उसको 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है जी? 22 भागों में बांटा गया है। कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। 22 भागों की बात की जाए तो शुरू किससे होता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से होता है। भाग नंबर 1 है। भाग नंबर 2 है नागरिकता। भाग नंबर 3 है मूल अधिकार। भाग नंबर 4 है राज्य के नीति निश्चय तत्व। 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है। अभी कल ही पढ़े थे आप लोग। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिया गया जी? रूस से। कहां से लिया गया है? और किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगर मैं बोलूं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस भाग में है? भाग नंबर 4 में। इसमें कुल कितने अनुच्छेद कहां से कहां तक है? ये 36 से 51। 36 से 51। यानी जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें क्या बताया गया है? राज्य को निर्देशित किया गया था। मौलिक फंडामेंटल राइट में क्या था? भारतीयों को क्या दिए गए थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए गए थे। और उसी राइट के अलावा कितने राइट दिए गए थे? 6। कुल कितने मूल अधिकार दिए गए थे भारतीय लोगों को, नागरिकों को? ठीक है। संविधान जब निर्मित हुआ था तो कुल कितने अनुच्छेद या फिर कुल कितने अधिकार भारतीयों को दिए गए थे? 7। उसमें एक संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद नंबर 19A के और अनुच्छेद नंबर 31 में कहां अनुच्छेद दो जगह दिया गया था संपत्ति का अधिकार। एक आर्टिकल 19 क्लॉज नंबर 1 और दूसरा आर्टिकल नंबर 31। इन 2 जगहों पे क्या दिया गया था? संपत्ति का अधिकार। इसको कहां पे ऐड कर दिया गया? भाग नंबर 12 अनुच्छेद नंबर 300A में क्या जोड़ दिया गया? संपत्ति का अधिकार। अर्थात भारतीय लोगों के पास संपत्ति रखने का अधिकार जो है अब वो मूल अधिकार नहीं रहा, वो क्या रहा? वैधानिक अधिकार है, जो भाग नंबर 12 वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद में दिया है। अगर मैं पूछूं वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद किस भाग में है? तो 12 में है। कहां पे है? 12। और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 300A में। अब हम लोग चल रहे हैं संघ पे। कहां पे चल रहे हैं? संघ पे, यूनियन पे। संघ का जो कुल अनुच्छेद है वो है 99। संख्या के अनुसार अगर देखा जाए तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 99। अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होता है, कहां तक जाता है? 151 तक। अब संघ की ये ढांचा है ना, भारत क्या है? इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट्स। संविधान में बोला गया है भारत क्या होगा? संघ होगा। किसका? राज्यों का। किसका होगा जी? राज्यों का। अब संघीय ढांचे में कुछ संघ के पद हैं, संघीय पद हैं। क्या क्या है? सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का। किसका है जी? तो देखिएगा, इस पूरे संघ को हमारे संविधान में 5 अध्यायों द्वारा विभाजित किया गया है। इसमें कितने अध्याय दिए गए हैं? कितने चैप्टर्स दिए गए हैं? पार्ट नंबर 5 में कुल 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। कितने चैप्टर्स दिए गए हैं? 5। पहला है कार्यपालिका। क्या है जी? एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर जो है अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी है? 52 से लेकर के 78 तक। अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में क्या दिया गया है जी? कार्यपालिका दिया गया है। इसके अंदर 4 सब चैप्टर्स दिए गए हैं। क्या? पहला राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। पहला क्या है? मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में उपबंध अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर के 73 के बीच में दिया गया है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद है मंत्री परिषद। क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
ये अनुच्छेद नंबर 74 से लेकर के 78, यानी कुछ कितने आर्टिकल्स दिए गए हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए जी? 74, 75, 76, 77 और 78। कुल कितने क्लॉज हो गए? कुल कितने आर्टिकल्स हो गए? 5 अनुच्छेद दिए गए हैं मंत्री परिषद के लिए। किसके लिए? मंत्री परिषद के लिए। उसके बाद आता है भारत का महान्यायवादी। जिस तरीके से वकील होते हैं ना, वकील होते हैं, तो आम आदमी के लिए प्राइवेट वकील होता है, सरकारी वकील भी आप कर सकते हैं। उसी तरीके से भारत सरकार का एक वकील होता है, सरकारी वकील होता है, जो भारत सरकार की केसों को लड़ता है, जिसे आप बोलते हैं भारत का महान्यायवादी, या फिर अंग्रेजी में बोलते हैं इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद से बिलोंग करता है, तो आर्टिकल नंबर 76, अनुच्छेद नंबर 76 में किसका उपबंध किया गया है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। सबको समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है ना। उसके बाद देखिएगा सरकारी कार्य का संचालन, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, मतलब सरकारी कार्यों का संचालन के बारे में कहां दिया गया है जी? अनुच्छेद नंबर 77 और 78 में। ठीक है, उसके बाद पहला चैप्टर खत्म, एग्जीक्यूटिव के बारे में यहीं पे खत्म हो जाता है क्लॉज। यहां पे एक राष्ट्रपति के बारे में एक उपबंध और बचेगा, जो कहां पे दिया जाएगा? 124 में, सॉरी क्या, सॉरी 123 में, 123 में। सिर्फ एक पार्ट के लिए राष्ट्रपति का एक हिस्सा, जिसे आप बोलेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, किस अनुच्छेद में लिया गया है जी? 123 में। और ये अलग से चैप्टर है, ये क्या है? अलग से अध्याय है। किसमें? यूनियन में। संघ का तीसरा चैप्टर है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और बाकी राष्ट्रपति के बारे में कहां उपबंध दिया गया है जी? 52 से लेकर 73 तक, 52 से लेकर के। अब इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत संघ का एक भारतीय संघ या फिर संघ की कार्यपालिका का एक जो अध्यक्ष होगा वो राष्ट्रपति होगा, पढ़े हैं ना सब? इसकी अर्हताएं क्या हैं, कौन व्यक्ति योग्य होगा राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, उसकी शक्तियां क्या हैं, वो कैसे पद से हटाया जाएगा। कल पढ़े थे आप लोग, राष्ट्रपति अगर नहीं होगा तो उस अवस्था में कौन राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा, तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। उसी में आपने पढ़ा था उपराष्ट्रपति यदि नहीं होगा तब उसका कार्यभार, राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? आप लोगों ने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। उसमें एक केस और बताया गया था, अगर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी अनुपस्थित है, ऐसी परिस्थिति में कौन संभालेगा? आप लोगों ने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय के सारे न्यायाधीशों में जो सबसे श्रेष्ठ होगा वही क्या करेगा? राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। उसके सिर्फ कार्यों को वो राष्ट्रपति नहीं समझा जाएगा, लेकिन उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में आप लोगों ने इन्हीं में पढ़ा था कल, राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देगा तो किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दे सकता है। पढ़े थे ना? यहीं पे पढ़े थे राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है? आप लोगों ने पढ़ा था सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन है ना, शपथ ले रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, यानी शपथ कौन दिलवा रहा है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवा रहा है, लेकिन इस्तीफा किसको देने जा रहा है? उपराष्ट्रपति को देने जा रहा है। भारत क्यों? क्योंकि वो भारत का सर्वोच्च क्या है? नागरिक है। ठीक है। अर्हताओं में आप लोगों ने पढ़ा था एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उसकी आयु हो चली हो, और साथ ही साथ उसके पास इतनी पात्रता हो, इतनी योग्यता हो कि वो किसी संसद की निचले सदन लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये अर्हताएं भी इसी में दिया गया है। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहां दिया गया है? बोलो जी, विधायी संबंधी सारी शक्तियां आर्टिकल नंबर 123 में दिया होगा। समझ में आ रहा है? बोलो जी। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं हम संसद में। कहां पे आते हैं जी? पार्लियामेंट में। दूसरा चैप्टर क्या कहता है? पार्लियामेंट के बारे में उपबंध देता है, यानी पार्लियामेंट जो आपकी संसद है उसके बारे में भरपूर ज्ञान दिया जाता है। कहां पे? कहां पे जी? 79 to 122, 79 से लेकर के 122 तक। इसमें मैंने कल बताया था आप लोगों के संसद के कुल कितने सदन होते हैं? 2 ठो। कितने सदन होते हैं? वेरी गुड। संसद के कुल सदनों की संख्या होती है 2। एक होता है उच्च सदन। अगर मैं बोलूं उच्च सदन की बात की जाए तो इसी को कहते हैं
राज्यसभा। क्या बोलते हैं जी? राज्यसभा। अगर बोलूं इसी को किस और नाम से जानते हैं? इसी को बोलते हैं अस्थाई सभा। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 252 है। कितनी है? नहीं जी, 250 है। कितनी है? 552 निम्न सदन के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, अब ये देखिएगा, अगला बचा निम्न सदन। क्या बोला? निम्न सदन। इसी को लोकसभा के नाम से जानते हैं, इसी को अस्थाई भी कहते हैं, अस्थाई सदन भी कहते हैं, जनता का सदन भी इसी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जनता चुन के भेजती है अपने सांसदों को। समझ में आ रहा है? चलिए, संसद में एक हिस्सा, संसद का एक पिलर और होता है जिसे आप क्या कहते हैं? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति, निम्न सदन, उच्च सदन मिलाकर के क्या बनती है? पार्लियामेंट। इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से उपबंध कहां से कहां तक दिया गया है जी? 79 to 122। जनरल की बात, जनरल चीजें कहां दी गई हैं? 79 to 88 तक दी गई हैं। संसद के अधिकारियों के बारे में कहां उपबंध किया गया है? 89 to 98। कार्य संचालन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसका? पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है इसके बारे में कहां दिया गया है? सिर्फ 2 आर्टिकल है, 99 से 100। और सदस्यों का निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। जो पार्लियामेंट, संसद के जो मेंबर्स हैं वो कब किस परिस्थिति में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे इसके बारे में उपबंध कहां दिया गया है जी? 101, 104 लेकर। ठीक है, संसद के और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां, यानी पावर, प्रिविलेज, इम्यूनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर। मतलब संसद और उसके सदस्यों की जो शक्तियां होंगी, क्या क्या शक्तियां होंगी, क्या क्या उसके विशेषाधिकार होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन सी पावर किसको दी गई है? संसद के सदस्यों को दी गई है। ठीक है, ये सब इसका उपबंध कहां किया गया जी? सिर्फ 2 आर्टिकल्स में, 105 और 106, हमेशा याद रखिएगा। फिर है विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया के बारे में 3, 7, 8, 9, 10 और 11, कितने आर्टिकल हो गए? 5 आर्टिकल में क्या दिया गया है? विधायी प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। उसके बाद है वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, संसद से पैसा कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में उपबंध दिया गया है 112 से लेकर 117 तक। समझ में आ रहा है? यानी संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड से कैसे पैसे को निकाला जाता है, इस प्रक्रिया के बारे में कहां बताया गया जी? वित्तीय विषयों के संबंध में। यानी अगर पैसे की बात की जाएगी तो भाग नंबर 12 पे मत पहुंचिएगा। संसद से अगर पैसा निकालना होगा तो उसके लिए आपको कहां आना पड़ेगा? भाग नंबर 5 में, अनुच्छेद 112 से 117 के बीच में रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अगला और सबसे अंतिम चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का सबसे अंतिम टॉपिक है साधारण प्रक्रिया, जिसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? 5, 18, 19, 20, 21 और 22। तीसरा चैप्टर है, अभी मैंने बताया था, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में उपबंध करता है, यानी लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। उसमें सिर्फ एक अनुच्छेद है, 123। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। क्या है जी? संघ में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति हो चुका है ना, उपराष्ट्रपति हो चुके हैं, भारत का महान्यायवादी हो चुका है, बोलिए, संसद हो चुकी है, संसद के अंदर ही सारे लोकसभा सदस्य आएंगे, राज्यसभा सदस्य आएंगे। अब ये देखिएगा, मंत्रिपरिषद भी पार्ट नंबर 1 में हो चुकी है। मंत्रिपरिषद में ही आपके सारे मंत्री आएंगे, कैबिनेट स्तर के मंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री आएगा। यानी जो संघीय ढांचा है उसमें आपने राष्ट्रपति को पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति को पढ़ लिया, प्रधानमंत्री को पढ़ लिया ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में ही प्रधानमंत्री भी आ जाएगा। अब बचा क्या? ये देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसे भी आपने पढ़ लिया। सरकारी कार्यों का संचालन ये तो हो ही चुका है। ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट भी आपने पढ़ लिया। जो लोग पार्लियामेंट में कार्य कर रहे थे उनके बारे में भी उपबंध दिया गया है और आपने इसको पढ़ लिया। दूसरे चैप्टर में संसद के सदस्यों की संख्या भी इन्हीं में दी गई होगी, संसद के उपबंध में दी गई होगी। अब तीसरे में आपने राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर को भी पढ़ लिया। अब बचा क्या? संघ का न्यायपालिका। क्या बचा जी? कोर्ट भी तो है पूरे यूनियन में, एक तो सर्वोच्च न्यायालय है ना। और जब मैंने आप लोगों को न्यायालय पढ़ा रहा था तो याद करिए, सबसे पहली बार कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। लेकिन वो सर्वोच्च न्यायालय था क्या? आम जनता के लिए पहला कोर्ट था। 1773 ईस्वी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वर्ष 1774 ईस्वी में पहला कोर्ट बना था ना।
बोलो। अगर मैं बोलूं पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1862 ईस्वी में। कहां पे हुई थी? 3 स्थलों पे, कलकत्ता, मद्रास और बंगाल। अगर मैं बोल क्या, सॉरी, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, 3 जगह पे हुई थी ना। उसी तरीके से अगर मैं पूछूं कि भारत में सबसे पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताते हैं वर्ष 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब ये बताओ, ये संघीय न्यायालय नाम से ही क्लियर है ना, पूरे यूनियन का, यानी भारत का कोई भी नागरिक भारत के खिलाफ कोई केस हो तो कहां लेकर के आए? संघ में लेके आए। समझ में आ रहा है? कोई भी आपकी समस्या होगी तो कौन सुनेगा? सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, यानी संघ की न्यायपालिका होगी। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा दिया गया है जी? अरे 124 से लेकर के 147 तक, 124 टू 147 याद रहेगा। इसके बीच में कुल कितने न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीशों का चुनाव कैसे होगा, न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, वो इस्तीफा किसको देगा, ये सारी बातें कहां बताई गई हैं? समझ में आ रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, अर्हता क्या होगी, उसको प्रच्युत कैसे किया जाएगा, ये सारे उपबंध कहां दिए गए हैं? संघ की न्यायपालिका में। कुल भारतीय संघीय न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होंगे, ये भी कहां बताया गया है? यही बताया गया है। समझ में आ रहा है? संघीय न्यायालय के बाद अगला चैप्टर आता है भारत का महान्यायवादी या फिर CAG, क्या बोलते हैं उसे? कैग, क्या बोलते हैं जी? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके बारे में कुल कितने उपबंध है जी? 48, 49, 50 और 51। कुल कितने उपबंध हैं? कुल कितने अनुच्छेद हैं? 4। मतलब कैग के बारे में भारत का एक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो क्या करेगा? लेखा जोखा रखेगा भारत की सरकार का। समझ में आ रहा है? इस तरीके से संघीय प्रणाली खत्म हुई। अब इसमें 2 चैप्टर हो चुके हैं। क्या क्या हो चुका है जी? राष्ट्रपति हो चुका है, बोलो। राष्ट्रपति के आगे पढ़ना था। राष्ट्रपति में सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुनिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आप देखेंगे तो वर्ष 1950 से वर्ष 1962 तक जाता है। वर्ष 1950 से 1962 तक जाता है। तो कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर 6-6 साल का कार्यकाल था क्या, या फिर तीसरा चुनाव भी लड़े थे क्या? तो मैं कहूंगा नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ 2 ही चुनाव लड़े। कितने चुनाव लड़े? तो आप बोलेंगे 5-5, 10 साल ना हुआ, फिर 2 साल एक्स्ट्रा कैसे हो गया? तो सुनिए, पहली बार जब वर्ष 1950 में राष्ट्रपति महोदय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुनाव के द्वारा राष्ट्रपति पद नहीं दिया गया था, हमारी संविधान सभा ने, जब संविधान सभा भंग हो रही थी, उसी समय राष्ट्रपति को मनोनीत किया था, जो आपके कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति का चुनाव नहीं, मनोनयन हुआ था। याद रहेगा? और कब से कब तक वो रहे? 50 से लेकर के 52 तक। और आपको पता है मनोनयन के थ्रू जो उनका चुनाव हुआ, उनकी नियुक्ति हुई, वो कब से कब तक रहे? 1950 से 1952 तक। और उसके बाद 1952 में चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन के आती है, संसद में सदस्य बैठते हैं, और वो सदस्य किसका चुनाव करते हैं? राष्ट्रपति का। किसका? तो पहली बार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस वर्ष हुआ? वर्ष 1952 में, 50 में नहीं। याद रहेगा? तो ये 2 वर्ष जो बढ़ता है वो किस लिए बढ़ता है जी? सबको समझ में आ रहा है? तो पहले भारत के राष्ट्रपति कौन रहेंगे? तो पहला क्वेश्चन ये याद रखिए। दूसरा पूछेगा सबसे अधिक समय तक भारत का राष्ट्रपति कौन रहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन पूछेगा पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन रहेंगे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रहेगा? आप सारे मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन को देख लीजिए, फखरुद्दीन अली अहमद को देख लीजिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिएगा। इन सारे जितने भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनेंगे, सब कार्यकाल के अपने कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है ना इनका, 5 साल के कार्यकाल के अंदर ही इनकी मृत्यु होगी। जितने भी मुस्लिम राष्ट्रपति बनेंगे, एक एक्सेप्शन है, वो है APJ अब्दुल कलाम।
एपीजे अब्दुल कलाम मात्र एक ऐसे मुस्लिम राष्ट्रपति रहेंगे जो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। बाकी डॉक्टर जाकिर हुसैन 2 साल के अंदर विगत वर्षों में मर जाएंगे और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 3 साल में। पहला पंजाबी राष्ट्रपति कौन? ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह क्या रहेंगे? पहले सिख राष्ट्रपति, याद रहेगा। तो दूसरे कौन? तो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रहेगा। क्वेश्चन पूछेगा भारत में क्या कभी महिला भी राष्ट्रपति बनी है? तो बिल्कुल बनी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल क्या बनी है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा ये किस चौथे नंबर की राष्ट्रपति थी, तो पहले तो ये पता होना चाहिए इस समय का जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो चौथे नंबर पे हैं। तो याद रखिएगा भारत के जो इस समय के राष्ट्रपति हैं उनका स्थान आता है चौथा, 14वां। कौन सा जी? चौथा, 14वां से पहले क्या आएगा? तो 13वें पे कौन थे? प्रणब मुखर्जी महोदय थे जो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनसे जस्ट पहले आती थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो बताओ 14 नंबर पे ये हुए, 13 नंबर पे वे हुए, तो 12वें नंबर पे कौन आया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी पहली महिला, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब चुनी गई? चौथे नंबर पे चुनी गई, 12वें नंबर पे। चौथे नंबर पे, 12वें नंबर पे। प्रधानमंत्रियों की बात की जाए तो पहले प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली महिला प्रधानमंत्री की बात की जाए इंदिरा गांधी। और एकमात्र महिला की बात की जाए तो वही रहेंगी। अब तक फिर कोई महिला प्रधानमंत्री बनी क्या? बनना चाहिए था, बन सकती थी कौन? सोनिया गांधी। लेकिन बनी क्या? नहीं बनी। यानी एक ही अब तक सिर्फ महिला एक ही बार भारत की प्रधानमंत्री बनी है, वो कौन है? इंदिरा गांधी। याद रहेगा सबको।